वेलकम टू पायनियर क्लासेस। ये आपका चौथा अध्याय कविता का है, 10th क्लास का। आपका ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, आप पढ़ चुके होंगे कीवर्ड वाइज, मेमोरी मैप वाइज और रिविजन्स कर रहे होंगे, तो उसमें ये एक हमारे तरफ से एक आपका योगदान है। तो आपका है कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है इस चैप्टर से कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ये आपका स्वदेशी वाला है। तो अंग्रेज़ों के शासन काल में, उत्तर आप लिखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन काल में भारत के लोग अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव पूरी तरह खो चुके थे। अंग्रेज़ों के तौर तरीके और रहन सहन को अपनाकर लोग अपने ही देश के अन्य लोगों से भिन्न दिखना चाहते थे। परिणाम स्वरूप वे स्वदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करते थे। कवि ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को इस कविता के माध्यम से संदेश देकर स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल की ओर प्रवृत्त करना चाहता था। उन्हें अपनी संस्कृति और रहन सहन के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मगौरव का भाव जगाना कविता का मूल उद्देश्य है। इस दृष्टि से कविता का यह शीर्षक अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है। इस कविता का शीर्षक स्वदेशी बिल्कुल सही है। अगला है, कवित को भारत में भारतीयता, मतलब कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि अंग्रेजी राज के प्रभाव से भारतीय जनता पूरी तरह से जकड़ चुकी है। सभी लोग विदेशी वस्तुओं पर आकृष्ट हो गए हैं। यही ढंग और गति सब ओर दिखाई पड़ती है, इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रेमघन यहाँ उन भारतीय वर्गों की आलोचना करते हैं जो भारतीय न होकर अपने आप को हिंदू या मुस्लिम या ईसाई वर्ग में बांधते हैं। इसके साथ ही वे लोग जो विदेशी शिक्षा के कुप्रभाव से लैस होकर विदेशी बुद्धि के हो गए हैं, जिन्हें अपने देश की नहीं बल्कि परदेश का चाल चलन ही इन्हें अत्यंत पसंद आता है। इन लोगों को अब विदेशी ठाठ अच्छी लगती है। सपने में ही इन कुप्रभावित भारतीयों को अपने में भी भारतीयता होने का लोप हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ प्रेमघन जी ने भारतीय नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सारे नगर में अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। लोग अब अपनी हिंदुस्तानी भाषा को भूल चुके हैं। अंग्रेजी बोलने में वे अपनी शान समझते हैं। वहीं बाजार में विदेशी वस्तुओं की धूम सी मची है। लोग अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेश, रीतियाँ, नीतियाँ, घर, सभी वस्तुएं बड़ी ही प्रेम से खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही निर्धन हो चुकी है और अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। अतः यहाँ कवि कहते हैं कि देश अब विदेशी हो रहा है, भारतीयता अब सपने में भी नहीं दिखाई देती है। आगे, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रेमघन जी ने नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यहाँ के नेता ढीलेपन और अयोग्यता प्रवृत्ति के हैं। उन्हें अपने देश की धोती नहीं संभलती, भला वे किस प्रकार से देश को संभालेंगे। ये लोग देश का प्रबंधन कर सकेंगे, यह तो खामख्याली है। यानी इन नेताओं को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये लोग पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर हैं। आगे हैं, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि ने डफाली उन लोगों को कहा जो अंग्रेज़ों की चटुकारिता में लगे रहते हैं। उन लोगों का स्वाभिमान खो चुका है, उनमें दास वृत्ति की इच्छा पनप चुकी है। ये लोग हमेशा खुशामद में लगे रहते हैं तथा अपनी काम बनाने के लिए झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। अतः इन्हें देखकर लगता है कि ये झूठ का ढोल बजाने वाले हैं। आगे, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देह विपरीत। मतलब पहला वाला को व्याख्या है, मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि देश के विभिन्न धर्मों में बंट चुका है। कहीं भी भारतीय मनुष्यों
को देखकर कोई नहीं पहचान सकता। ये भारतीय न होकर हिंदू या मुस्लिम या ईसाई हैं। ये सभी अंग्रेजी स्वरूप, भाषा, वेशभूषा, वस्तुओं के आदी हो गए हैं तथा अपनी गुलामी को चटुकारिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। तो आप उत्तर लिखेंगे प्रेमघन इस पंक्ति में सभी प्रकार की अंग्रेजी वस्तुओं को विपरीत बताते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर राज करने के लिए कई तरह के चाल चले हैं। वे यहाँ के बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जकड़ लिया है। इसलिए अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेश, रीतियाँ लोग अंग्रेजी को सीख रहे हैं, जिसे लोग बड़े प्रेम से इसे स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। आगे है आपके मत में स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली, स्पष्ट करें। तो हमारे मत में अनुसार स्वदेशी की भावना सभी दोहे में प्रभावशाली है। फिर भी मुझे मनुज भारतीय देख को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धाव के ये है क्रिस्तान। तो ये पंक्ति प्रभावशाली लगी है क्योंकि इस पंक्ति के जरिए कवि ने यह बताए हैं कि भारत किस प्रकार से अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान खो चुका है। लोग अपनी पहचान को एक रंगे हुए रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः इस पंक्ति में विभिन्न धर्मों में बंट चुके भारतीयों की दशा पर टिप्पणी है। कवि कहते हैं कि कहीं भी भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता। ये भारतीय न होकर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या ईसाई हैं। इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक भावनाओं को उभारा है। विदेशी शिक्षा के जरिए भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। आगे कविता के साथ निम्नांकित शब्दों में विशेषण बनाएं। रुचि, तो रुचि का रुचितर, देश, देशीय, नगर, नगरीय, प्रबंध, प्रबंधीय, ख्याल, ख्याली, दास्ता, दास्ता, झूठ, झूठा, प्रशंसा, प्रशंसनीय। आगे निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। तो चाल चलन पुल्लिंग है, चाल चलन अच्छा है। खाम ख्याली स्त्रीलिंग है, खाम ख्याली बुरी चीज़ है। माल पुल्लिंग है, यह माल अच्छा है। वस्तु स्त्रीलिंग है, वह बहुत अच्छा है। रीत, यह स्त्रीलिंग है, रीति अच्छी है। हाट स्त्रीलिंग है, यह हाट बड़ी है। दासवृत्ति स्त्रीलिंग है, दासवृत्ति अच्छी बात नहीं है। बानक ये स्त्रीलिंग है, तुमने यह कौन सी बानक अपना ली है। आगे है कविता में संज्ञा पदों का चुनाव करें और उनके प्रकार भी बताएं। जैसे नर ये जातिवाचक संज्ञा है, भारतीयता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुज जातिवाचक संज्ञा है, मुसलमान हिंदू क्रिस्तान जातिवाचक संज्ञा है, बुद्धि भाववाचक संज्ञा है, ठाठ भाववाचक संज्ञा है, हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अंग्रेजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रुचि भाववाचक संज्ञा है, हिंदुस्तानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दास भाववाचक संज्ञा है, डफाली भाववाचक संज्ञा है और वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आपके यह पाठ समाप्त हुए। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।